किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसको क्या होता है, दिशा परिवर्तन हो जाता है। दूसरे माध्यम में जाती है तो दिशा परिवर्तन हो जाता है। दिशा परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये तो बात पता है जी, प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। कुछ एग्जाम्पल बताए थे ना, देखो एग्जाम्पल में सर जैसे भी क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कोई यहाँ पर बर्तन वगैरह है और इसमें कुछ पानी रखा हुआ है जी, इसमें कुछ पानी है और नीचे में मान लेते हैं सिक्का वगैरह कुछ रखा हुआ है, ठीक है, सिक्का रखा हुआ है। तो इस सिक्का मतलब क्या होगा, सिक्का क्या होगा कि सर अपने वास्तविक ऊंचाई से यानी गहराई से, सिक्का क्या होगा अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, जी। किसके कारण, तो सर कहा जाएगा अपवर्तन के कारण। किसके कारण ऐसा होता है, अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। इस प्रकार से पानी में अगर मान लेते हैं कोई छड़ी वगैरह रखा हुआ है, ठीक है, कोई छड़ी वगैरह रखा हुआ है, इस प्रकार से मान लेते हैं छड़ी रखा हुआ है सर, ऐसे जो छड़ी रहेगा ना ऐसे आपका रखा हुआ, ये क्या होगा सर, मुड़ा हुआ दिखाई देगा। ये क्या होगा कि मुड़ा हुआ दिखाई देगा जी। किसके कारण होता है ऐसा, अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, फिर और भी देखो एक एग्जांपल में क्या होता है, जल है सर, इसमें मान लेते हैं मछली तैर रही है, मछली है, ठीक है, मछली है, तो क्या होगा अपने वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, लगेगा कि कहाँ है मछली, यहाँ है। तो ये सब होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दिशा परिवर्तन हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे पानी में रखा हुआ छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना, पानी में तैरती मछली अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। इस प्रकार क्या होता है, बर्तन में रखा गया सिक्का, अगर उसमें पानी होता हो, बर्तन में रखा गया सिक्का क्या होता है, अपनी तली से ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। फिर इसमें और क्या बताए थे, चाल वगैरह बता दिए थे, किसमें कितना चाल होता है। बताओ तो लोग जी, हवा में प्रकाश के चाल कितना होता है, हवा में कितना होता है प्रकाश के चाल, तो सर 3 × 10 की पावर 8 होता है। हवा में प्रकाश के चाल कितना, तो हवा में जो होता है प्रकाश के चाल कितना होता है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और बताओ हवा के बाद किसमें होता है, ठोस में होता है ज्यादा प्रकाश के चाल की, किसमें, द्रव में होगा, द्रव में होगा। जैसे क्या हो गया जल में प्रकाश के चाल कितना होता है, जल में प्रकाश के चाल कितना 2.25, ऐसी ना, × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और कांच में प्रकाश के चाल कितना होता है, कांच में सर प्रकाश के चाल हो जाता है कितना, 2 × 10 की पावर कितना 8 मीटर पर सेकेंड। बताओ तो लोग, अगर इसमें सर हम अगर तुलना करें सघन माध्यम और किसमें, विरल माध्यम में अगर हम इसमें तुलना करें कि कौन सघन है कौन विरल है, तो तुम लोग बताओ हवा और जल में अगर हम दोनों में तुलना करते हैं तो कौन इसमें कहलाएगा विरल, बताओ। हवा क्या होगा, हो जाएगा विरल आपका, क्यों होगा हवा जी, हवा विरल माध्यम क्यों कहलाएगा जल की अपेक्षा, तो सर हवा और जल में अगर तुलना किया जाए तो जल में प्रकाश के चाल कम रहेगा, तो जिसमें प्रकाश के चाल कम होता है उसको सघन माध्यम, जिसमें प्रकाश के चाल अधिक होता है उसको क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। इस प्रकार बताओ अगर हम तुलना करते हैं जल और कांच में कि कौन सघन है कौन विरल है, तो कौन सघन होगा, सघन हो जाएगा कांच। बताओ जल और कांच में कौन विरल और कौन सघन होगा जी, तो सर कहा जाएगा जिसमें प्रकाश के चाल अधिक होगा वो क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। तो बताओ जल में अधिक है कि कांच में अधिक है प्रकाश के चाल,
कहा जाएगा जल में प्रकाश की चाल ज्यादा है, तो जल क्या हो जाएगा विरल माध्यम। जल क्या हो जाएगा जी, ठीक है, अब क्या हो जाएगा विरल माध्यम। और कांच क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा सघन माध्यम। तो सघन माध्यम और विरल माध्यम में बस यही बात समझना है कि जिस माध्यम में अपेक्षाकृत प्रकाश की चाल क्या होता है ज्यादा होता है, सब पे डिपेंड करता है। घनत्व जितना ज्यादा, घनत्व नहीं आपको समझ में आता है, घनत्व जैसे अगर देखा जाए सर, तो हवा की अपेक्षा अगर हम मान लेते हैं तुलना कर दें जल का, तो जल का क्या होगा घनत्व ज्यादा होता है, हवा का घनत्व कम होता है। बस वही बात यहाँ भी है, ठीक है। तो जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होता है, ठीक है। जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ज्यादा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतना कम। एग्जाम्पल यही सब होगा, जल, हवा, कांच, यही सब होता है एग्जाम्पल, ठीक है। द्रव से ज्यादा होता है, तो ठोस का घनत्व ज्यादा है तो उसमें प्रकाश की चाल और क्या होता है कम जाता है। और समझ रहा है, तो कहा जाता है जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व क्या होता है जितना ज्यादा उसमें प्रकाश की चाल उतना कम होता है। हवा का प्रकाशीय घनत्व क्या होता है अधिक होता है जी, कम ना होता है, तो उल्टा हो रहा है ना। सोचिए प्रकाशीय घनत्व ज्यादा तो प्रकाश की चाल कम, और समझ रहा है। तो इस प्रकार से सघन माध्यम और विरल माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत अधिक होता है उसको विरल माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत कम होता है उसको सघन माध्यम कहते हैं। जैसे अगर जल और हवा में तुलना किया जाए तो सर हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा होगा, अतः हवा क्या है विरल माध्यम है, और जल में हवा की अपेक्षा प्रकाश की चाल कम होगा, अतः जल क्या है सघन माध्यम है। इस प्रकार कांच और जल में जब तुलना किया जाए तो सर कहा जाएगा कांच में जल की अपेक्षाकृत प्रकाश की चाल कम होता है, अतः कांच क्या है सघन माध्यम। और जल का तुलना अगर कांच से करते हैं तो कहा जाएगा जल में प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत कांच की अपेक्षा क्या होता है ज्यादा होता है, इसीलिए जल क्या हो गया विरल माध्यम हो गया। क्या हो गया अभिलंब हो गया। अभिलंब नहीं, तो ये सब बात तो पहले बताए थे शायद, आपकी किरण, ठीक है, आपकी किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, अभिलंब, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, और कुछ अपवर्तन कोण, आपतन कोण होता है, आपतन कोण, और क्या होता है नहीं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण याद है किसी को जी, कुछ याद है किसी को, याद है। तो देखो एक बार हम भी बात बता देते हैं यहाँ पे क्या था नहीं था। जो देखो आपतित जो किरण होता है, क्या होता है आपतित किरण, तो कहा जाता है दो माध्यमों को, देखो इधर हवा हो गया, क्या हो गया कांच हो गया, दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह, कौन अलग कर रहा है सर ये वाला सतह क्या कर रहा है अलग कर रहा है उसको। तो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह से जो किरण टकराती है, याद है देखो इसमें क्या कर रहा है टकरा रहा ना, तो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह से जो किरण टकराती है उसे आपतित किरण कहा जाता है। दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह से जो किरण टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। दो माध्यमों को अलग करने वाली, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह से जो किरण टकराती है, यही देखो इसमें आके टक्कर मार रहा है, ठीक है। दो माध्यमों को अलग करने वाली, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह से जो किरण टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहा जाता है।
और बताओ अपवर्तित किरण क्या है इसमें? तो सर कहा जाएगा क्या चीज कि प्रकाश के अपवर्तन के बाद, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के बाद जो प्रकाश किरण मुड़ती है, सुन रहे हैं, प्रकाश के अपवर्तन के बाद जो प्रकाश किरण मुड़ती है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के बाद जो प्रकाश किरण मुड़ती है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। कि फिगर में ये वाला देखो किरण क्या हो गया? अपवर्तित किरण हो गया। पहले हवा में आ रहा था प्रकाश, अब कहाँ गया? कांच में, और जैसे ही कांच में आया क्या हो गया? मुड़ गया। तो जो प्रकाश के अपवर्तन के बाद किरण मुड़ जाती है उसको अपवर्तित किरण कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के बाद जो प्रकाश किरण मुड़ जाती है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। इसके बाद आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु किसको कहा जाता है? सर आपतन बिंदु कहते हैं कि वह बिंदु जहाँ क्या होता है? आपतित किरण टकराती है, ठीक है, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर स्थित वह बिंदु, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर क्या होता है? आपतित किरण टकराती है। दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर स्थित वह बिंदु जहाँ आपतित किरण टकराती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहा जाता है। आपतन बिंदु कहा जाता है। तो आपतन बिंदु क्या है? कहा जाएगा दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। इसके बाद अभिलंब क्या होता है? सर अभिलंब तो कहा जाएगा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है, ठीक है। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। मतलब 90 डिग्री से आप अगर लाइन खींचते हैं तो क्या होगा? अभिलंब कहलाएगा। आपतन बिंदु पे आप 90 डिग्री पे लाइन खींच दीजिए वहां पर, तो वही क्या होगा? अभिलंब होगा। अभिलंब क्या होता है? तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। इसके बाद आपतन कोण क्या होता है? आपतन कोण क्या होता है? तो सर कहा जाएगा आपतित किरण और अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब। आपतित किरण ये हो गया, अभिलंब सही। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण कहलाता है। आई से लिख देंगे आपतन कोण कहलाता है, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसके बाद क्या है? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण क्या होता है? तो सर कहा जाएगा कोई चीज, कहा जाएगा अपवर्तित किरण। कौन है? यही ना, अपवर्तित किरण और अभिलंब। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहा जाता है। अपवर्तन कोण कहा जाता है, ठीक है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। समझ में आ गया? इसको आर से लिख देते हैं, इसको आर से लिख देते हैं, आर से लिख देते हैं। तो ये सब टर्म को पता हो गया होगा अच्छा से। अरे इसके पहले पेपर समझाया थे इसलिए बोल रहे हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिगर देखो, फिगर से समझना मेन जरूरी होता है, वरना वो याद रखेगा फिर भूल जाएगा। समझ रहा है बात के? तो जैसे आपतित किरण क्या होता है? तो कहा जाएगा दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर जो किरण टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के बाद जो प्रकाश किरण मुड़ जाती है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु क्या होता है? तो कहा जाएगा कि दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। अभिलंब किसे कहते हैं? तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण क्या होता है? कहा जाएगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसके बाद अपवर्तन कोण किसे कहते हैं? तो कहेंगे अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। बस समझ में आ गया? अब हम लोग कुछ और भी बात को यहाँ पर समझते हैं, इतना ही क्लियर नहीं हुआ अभी। अब थोड़ा सा साधन और माध्यम जो पढ़े थे उसका मेन यूज होगा।
जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है, अधिक होता है, उसको क्या कहते हैं जी। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होता है उसको अभिलंब। ये वाला भी है अभिलंब, ये भी है, ये भी अभिलंब, ये मान लेते हैं हवा है, आई कुछ भी जल वगैरह या कांच वगैरह मान लेते हैं, कुछ भी, ठीक है, कांच मान लेते हैं, क्या है, कांच है, या कांच है मान लेते हैं, कांच है यहाँ। तो तुम लोग बताओ, आपको जो प्रकाश किरण आ रहा है वो बताओ सघन से विरल में आ रहा है कि विरल से सघन में आ रहा है। ये क्या है, हवा का माध्यम है, और इसमें क्या है, कांच है, तो हवा की अपेक्षा कांच क्या होगा, सघन माध्यम, हवा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। तो बताओ यहाँ पर कि प्रकाश किरण विरल से कहाँ आ रहा है, सघन, कहाँ आ रहा है, विरल से सघन। एक बात याद रखना, जब प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ, विरल से सघन में आएगा, ठीक है, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में आएगा, विरल से सघन में आएगा, तब प्रकाश किरण क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। माने कहना भी चाह रहे हैं कि सर हवा से प्रकाश आ रहा है कहाँ, कांच में, जैसा ही कांच में प्रकाश प्रवेश करेगा कि जो अभिलंब है वो क्या होगा, उस तरफ आ जाएगा, ये किरण क्या होगा, अभिलंब की ओर आ जाएगा, अभिलंब की ओर आएगा, अभिलंब से दूर नहीं जाएगा, अभिलंब की ओर आएगा। बस समझ में आ रहा है, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में आएगा, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, अभिलंब की ओर मुड़ता है, ये बात याद रखना। और बताओ दूसरे कंडीशन में अगर बात किया जाए तो बताओ ये प्रकाश कांचे में तो नहीं रह जाएगा, कांच से निकलेगा, अरे निकलेगा कि नहीं, तो कांच से जब निकलेगा कहाँ, हवा में, फिर क्या है जी, हवा है बाहर। तो कहने का मतलब है कि फिर कहां से कहां आएगा, तो सर उसके बाद प्रकाश किरण सघन से कहां आएगा, विरल में, सघन से कहां आएगा, विरल में, सघन से विरल में। तो जब सघन से विरल में आएगा तब क्या होगा, तब प्रकाश किरण क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगा, अभिलंब से दूर भागेगा। यही दोनों बात याद रखना, सघन और विरल का संबंध प्रकाश से क्या होता है। तो कहा जाएगा जब प्रकाश किरण विरल से सघन में आता है तो अभिलंब की ओर जाता है, याद रखना, अभिलंब की ओर जाता है। और जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगा तब क्या होगा, अभिलंब से दूर भागता है, अभिलंब से दूर भागता है। बात समझ में आ गया है। और ये जो आपका लाइट था, प्रकाश किरण जो था यहाँ पर पहले कहाँ, विरल में, फिर कहाँ आया, सघन में, पुनः कहां से आ गया, विरल में। अरे बात समझ रहा है, पहले प्रकाश किरण कहाँ, विरल में, फिर कहाँ, सघन में, फिर से कहाँ। तो जब प्रकाश किरण पुनः विरल माध्यम में प्रवेश कर जाएगा या पहले माध्यम में प्रवेश कर जाता है, उस किरण को निर्गत किरण कहते हैं, उस किरण को निर्गत किरण कहा जाता है। बाकी तो पहले समझा चुके हैं सब। अरे बात समझ रहा है, वह प्रकाश किरण जो पुनः पहले माध्यम में लौट आता है, ठीक है, वह प्रकाश किरण जो प्रकाश के अपवर्तन के बाद, वह प्रकाश किरण जो क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के बाद पुनः पहले माध्यम में लौट जाता है, उसको कहते हैं निर्गत किरण। वह किरण जो प्रकाश के अपवर्तन के बाद पुनः पहले माध्यम में लौट आएगा, उसको कहते हैं निर्गत किरण। ठीक समझ में आ गया, निर्गत किरण समझ में आया ना। तो यहाँ पे बात दो याद रखना बाबू, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर, बाबू जी अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर। तो यही तो बात समझ में आ गया। अभिलंब की ओर कब जाएगा, तो सर कहा जाएगा जब प्रकाश किरण कहां से कहां, विरल से सघन में जाएगा, विरल से सघन में जाएगा। जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर हो जाएगा प्रकाश किरण। और जब सघन से विरल में जाएगा, जब सघन से विरल में जाएगा तब क्या होता है, अभिलंब से दूर भागता है, अभिलंब से दूर भागता है। बस समझ में आ गया जी। अब अगले दिन देखेंगे क्या होगा नहीं होगा। बहुत सारा पॉइंट इसमें भी हो गया आप लोग का, ठीक है।